हमारा चैप्टर अब है एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड या इसी का ही नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, इसमें ए हम पढ़ेंगे, ए बी सी 3 पढ़ेंगे। पहला है रिएक्शन विद HX, हेलोजन एसिड से रिएक्शन पर, है ना। तो रिएक्शन यहाँ पर देखिए, जैसा आपके पास है यहाँ पर CH3 CH2 OH। आप अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं HX के साथ, तो HX आपका क्या क्या हो सकता है, यूजुअली HCl, HBr, HI। HF वीक एसिड है तो यूजुअली वो रिएक्ट नहीं करता, तो आपका ये बन जाता है, मतलब दैट मीन्स OH हट के आप यहाँ पर X लगा देंगे तो आपको मिल जाता है CH3 CH2 X। तो आपको एल्किल हैलाइड मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ HX, HCl, HBr, HI में कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, तो क्या आएगा इसमें, हाँ, तो HCl से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा आपका HBr, और उससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा आपका HI। क्या रीज़न इसका आएगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड और फास्टर द रिएक्शन। अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की रिएक्टिविटी देखें, तो यहाँ पे अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ये जो H है, H+ है, यहाँ पे जुड़ता है, OH2+ बनाता है और ये निकल जाता है, तो कार्बोकैटायन बनता है। तो पहला जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका रिएक्शन का रेट रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल आपका आता है 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, ठीक है, फिर आपका CH3 OH, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, more stable the initial carbocation formed, है ना, faster the reaction, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, मान लिया आपके पास ये है CH3 H CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है आपका OH, ये आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहला यहाँ पर होगा जो H+ है वो इस OH ग्रुप को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, इस OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा। क्या बन जाएगा प्रोटोनेशन के बाद, CH3 CH3 और आपका यहाँ पर CH2 और OH2+, ये आपका बन जाएगा। अगले स्टेप पे क्या होगा, ये जो OH2 है ये एज ए H2O, यहाँ से एक लीविंग ग्रुप एज ए निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा ये CH3 CH3 फिर CH2 और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए कार्बोकैटायन बन गया, तो एक प्रोडक्ट तो आपको तुरंत यहीं पे मिल जाएगा, X- जो आपका है वो आपका जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा ये CH3 CH3 और आपका यहाँ पर CH2X, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है ये आपका लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, ये तुरंत ही मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बदलेगा। कैसे बदलेगा, देखिए यहाँ पर जो आपका H लगा हुआ है, ये जो आपका H लगा हुआ है ये अब क्या कर सकता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। ये H आपका क्या कर सकता है, हाँ, तो कार्बोकैटायन में जो रीअरेंजमेंट होता है वो वाला केस हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2
H माइनस शिफ्ट, तो ये आपका इधर जाएगा और ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, तो आपको एक नया कार्बोकेटायन मिलेगा CH3, CH3, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आपको ये CH3, ये कार्बोकेटायन मिलेगा। ये वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर X माइनस आएगा और आपका बन जाएगा ये CH3, CH3, CH3 और यहाँ पर आपका ये X। ठीक है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से फॉर्म हुआ है, तो यूजुअली ये आपका माइनर प्रोडक्ट में रहेगा और ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट, ये आपका रहेगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली रिएक्शन ये लिखिए, नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट है B है इसमें, अल्कोहल से ही हम बनाएंगे। B मेथड है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, इस पर देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है एक कायरल अल्कोहल है, यहाँ पे मान लो लगा हुआ है आपका CH3, यहाँ पे आपका लगा हुआ है C2H5 और यहाँ पे आपका लगा है ये H और यहाँ पे लगा है आपका OH। तो ये जो अल्कोहल है ये कायरल मॉलिक्यूल है ना। इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हो PCl5 के साथ, है ना, फॉस्फोरस हैलाइड में हम यहाँ पर PX3 एंड PX5 ले सकते हैं, जहाँ पर कि X आपका Cl या Br ये हो सकता है। ठीक है, तो PCl5 या PBr5 ये हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिएक्शन होती है SN2। आई होप आपको पता होगा SN2 क्या होती है ना। SN2 रिएक्शन में कन्फिग्रेशन आपकी पलट जाती है ना। तो ये जो कन्फिग्रेशन है, जो OH है, अब यहाँ पर जो Cl होगा वो पीछे की साइड से अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, और ये जो तीनों ऐसे लगे हुए हैं ये ऐसे हो जाएंगे, है ना, कन्फिग्रेशन पलट जाएगी। तो यहाँ पर Cl आपका इधर दिखेगा, ये आपका C, ये आपका ये H है, और ये जो आपका ये है C2H5 आपको यहाँ दिखेगा, और आपका CH3 आपको ये यहाँ दिखेगा। तो कन्फिग्रेशन आपकी पलट जाती है, SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कैसा प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है। अगर कायरल मॉलिक्यूल था तो आपको जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ना। क्या लिखेंगे इसमें एग्जैक्ट, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, है ना। यहाँ पर आपका हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा है इसके अंदर ही बाय द एक्शन ऑफ, दूसरा यहाँ पर है हम PCl5 के साथ कराएंगे C, यहाँ पर आपका लगा हुआ है H, C2H5, यहाँ पर लगा है आपका ये CH3, OH। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होती है SN1 नहीं, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SNI में कन्फिग्रेशन रिटेन रहती है, जहाँ पर OH दिख रहा है बस वहीं पर हटकर आपने Cl लगा दिया, ऐसा हो जाएगा। तो आपको ये मिलेगा C, ये H, यहाँ पर आपका ये C2H5, ये आपका CH3 और यहाँ आपका ये Cl। तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पर मिलता है, आपको यहाँ पर मिलता है रिटेंशन
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कैसे याद इस तरह करेंगे, है ना, हैशटैग हाउ टू रिमेंबर। इसे याद कैसे रखोगे कि PCl3 में दोनों जगह पे लिख दिया कि PCl3 में, है ना, कि PCl3 में आपका यहाँ पर SN2 हुई है। कैसे इसे याद रखेंगे, और PCl5 में SNI। तो देखिए PCl3 तो वो फिल्म है ना, वो कौन सी, DDLJ में पलट पलट पलट, तो पलट जाता है, पलट जाती है या पलट जाता है। तो PCl3 3 बार है ना, उसमें 5 बार है, 3 बार है, तो पलट पलट पलट, तो कन्फिग्रेशन आपकी क्या हो गई, पलट गई, है ना। तो PCl3 है, तो PCl3 है, तो 3 को हम पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, पलट पलट पलट। कहाँ से हमने लिया है, DDLJ फिल्म है शायद, वही है, उससे लिया है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आपकी पलट जाती है। ठीक है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली इसका उल्टा ही है, वहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन पलट गई है तो ऑब्वियसली वहां पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटी है ना। यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर देखिए PCl5 है, तो यहाँ पर FIVI, तो I है, तो यहाँ पर SNI है। ठीक है, और SNI में आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटेगी। ठीक है, ये लिखिए, यहाँ पर ये साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर बनता है H3PO3, यहाँ पर आपका POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट आपका है C, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल, THIONYL, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है। तो देखिए अगेन सेम टाइप की रिएक्शन है, तो इसके साथ हम लेते हैं यहाँ पर SOCl2, और SOCl2 के साथ अगर आप प्रिडीन लेते हो, तो SN2 रिएक्शन होती है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी पलट जाती है। और अगर आप SOCl2 लेते हो और SOCl2 के साथ प्रिडीन नहीं लेते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिटेन रहती है। वहीं जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं वो आपके बनते हैं SO2 गैस, ये यहाँ से लीव कर जाती है, प्लस आपका HCl गैस, ये आपके यहाँ से लीव कर जाती है। इसी तरीके से SO2 गैस लीव कर जाती है, HCl गैस ये आपके यहाँ से लीव कर जाती है। कैसे याद रखेंगे इसको, कि अगर प्रिडीन है तो पलट गया है, अगेन प्रिडीन है तो पलट गया, P है तो P है ना, प्रिडीन है, प्रिडीन है तो पलट, प्रिडीन है तो पलट, है ना, पलट गया है, प्रिडीन है तो पलट गया है, प्रिडीन नहीं है वो नहीं पलटा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इन दोनों मेथड में अगर आपको अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पर SOBr2 नहीं है, यहाँ पर SOCl2 ही है, तो आप कौन सा मेथड बोलेंगे। तो ये लाइन अलग से NCERT ने भी लिखी हुई है, और ये JEE में पूछ सकता है। तो यहाँ पे कहता है कि थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड प्रेफर किया जाता है बजाय कि फास्फोरस हैलाइड के, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फेज में है ना। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, this method is preferred
is preferred than with phosphorus PHO phosphorus halide as the byproduct in this reaction are in gaseous phase and easily leave the mixture लिख लो या फिर रिएक्शन जो easily leave the mixture, है ना। easily leave the solution, जो भी ये बन रहा है इसमें से आसानी से तुरंत ही अपने आप ही निकल जाते हैं। easily leave the solution, ठीक है। तो ये लाइन अलग से यहाँ पे याद रखेंगे। सेम रिएक्शन है उसी तरह, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। अल्कोहल से हमने बनाया। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब पहले यहाँ पे देखिए, बाय द रिएक्शन ऑफ HX विद एल्काइन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? रिएक्शन ऑफ HX विद एल्कीन, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है। दूसरा, बाय द रिएक्शन ऑफ X2 लाइट विद एल्केन, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय द रिएक्शन ऑफ मतलब Cl2 और Br2, CCl4 विद एल्कीन, ये पढ़ा हुआ है ना। रिएक्शन ऑफ Br2 विद एल्कीन, जहाँ पे दोनों साइड में Br जुड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाय एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन विद NBS, पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो इन सारे मेथड से हम जो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में जो पढ़े हुए हैं वहाँ से हम ये बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको दोबारा से हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखिए, बाय हैलोजन एक्सचेंज, और ये मेथड काम करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन। अभी तक हमने देखा कि एल्किल क्लोराइड बनाए, एल्किल ब्रोमाइड बनाए, एल्किल आयोडाइड अभी नहीं बनाए, है ना। तो एल्किल आयोडाइड अगर आपको बनाने हो या आइडो एल्केन बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे? इस रिएक्शन का नाम भी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास मान लो है, आपके पास RCl एल्किल क्लोराइड है, आप उसकी रिएक्शन करते हो अगर NaI के साथ, है ना। अगर आप उसकी रिएक्शन NaI के साथ करते हो तो आपको ये बन जाएगा RI और प्लस आपका यहाँ पर ये NaCl। अगर थर्मोडायनेमिकली टाइप से हम देखें इसको तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होनी चाहिए, है ना। ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका उल्टा देखें तो अगर हम लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखें तो I- अच्छा लीविंग ग्रुप है Cl- से, है ना। अगर हम देखें लीविंग ग्रुप टेंडेंसी
लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखें तो I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, I माइनस ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। दैट मीन्स अगर मैं Ri पर Cl माइनस का अटैक कर रहा होता, Ri उस पर Cl माइनस आया, I माइनस निकल गया और बन गया RCl, तो उल्टी रिएक्शन मेरी फिजिबल होनी चाहिए थी, लेकिन जो इस डायरेक्शन की रिएक्शन है वो आपकी नॉर्मली फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फिजिबल कराते हैं। कैसे? देखिए कैसे, NaCl सॉलिड होता है, Na भी सॉलिड ही होगा। देखिए लीचिट्रेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में से आप प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होनी शुरू हो जाएगी। पता है ना लीचिट्रेल प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू लीचिट्रेल प्रिंसिपल अगर आप इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, मान लो मैं यहाँ से किसी तरीके से NaCl को रिमूव करने लगूँ तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टेब्लिश करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता चला जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं यहाँ पर एसीटोन, हम यहाँ पर एसीटोन लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, है ना, एसीटोन एज सॉल्वेंट। इस रिएक्शन का जो सॉल्वेंट हम एसीटोन को लेते हैं और एसीटोन के अंदर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना, प्रेसिपिटेट आउट इन एसीटोन, एसीटोन ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी। जो NaCl है उसकी सॉल्युबिलिटी एसीटोन में काफ़ी कम है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। Na एसीटोन में सॉल्युबल है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ये इस डायरेक्शन में आपकी प्रोसीड हो जाती है ना। अगर आपने यहाँ पर एसीटोन एज ए सॉल्वेंट ना लेके पानी लिया तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से आप ये कर सकते हैं RBr और प्लस आपका NaI, सेम चीज़ आपकी यहाँ पर होती है। एसीटोन अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो एसीटोन में आपका यहाँ पर Ri बन जाता है और साथ में आपका NaBr और NaBr ये आपका प्रेसिपिटेट आउट आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो NaI एसीटोन में सॉल्युबल है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन NaCl और NaBr जो बनते हैं वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है, जिससे जैसी रिएक्शन चलती है वे प्रेसिपिटेट आउट होने लगते हैं। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब रिएक्शन से बाहर आ गए। एक बीकर है उसमें लिक्विड फॉर्म में एक रिएक्शन चल रही है और प्रेसिपिटेट आउट होकर अगर वे बाहर ऊपर तैरने लगे तो ऊपर जो तैर रहा है वो रिएक्शन के अंदर थोड़ा ना पार्ट ले रहा है, तो एक तरीके से प्रोडक्ट बाहर निकल गया या आपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती चली जाएगी और जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो हमें Ri मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड बनाने का एक ये तरीका है, फिंकलस्टीन रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है, लिखिए इसको। Preparation of haloarine एरीन मतलब बेंजीन रिंग पर हमें लगे हुए दिखने चाहिए। तो देखिए कैसे बना सकते हैं इसको, बाय EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। आपके पास बेंजीन है, आप उसकी रिएक्शन कराते हो Cl2 और साथ में कैटलिस्ट हमें यहाँ पर लेना होगा AlCl3 और FeCl3। तो ये इसके साथ मिलकर यहाँ पर AlCl4 माइनस बनाता है और यहाँ पर बना देता है Cl+। Cl+ फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और फाइनली आपको मिलता है ये बेंजीन रिंग पर आपका Cl लगा हुआ। ठीक है, सेम रिएक्शन हम कर सकते हैं ब्रोमिनेशन के लिए। साथ में आपका ये I2 और Br2, यहाँ पर आपका AlBr3 या FeBr3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Br। ठीक है, ये लिखिए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। पहले यहां पे देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो यूजुअली जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो जो इन यहाँ पे फैमिलीज हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन है, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, इनसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं या लो हैं। इनऑर्गेनिक में यूजुअली हम देखते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है, वहाँ पर एक से साथ कंपेयर नहीं करते। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इनकी हाइड्रोकार्बन के साथ, है ना। जैसे देखिए आपके पास ये है CH3 CH3, ये आपका इथेन है, और इसी से मान लो हम यहाँ पर बना लेते हैं CH3 और CH2Cl। अब यहाँ पर Cl लगने की वजह से मॉलिक्यूल में डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बन जाएगा तो मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्स यहाँ पर होंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो इथेन के मॉलिक्यूल के बीच में कैसे फोर्स होंगे, वन डबल फोर्स होंगे, है ना। यहाँ पर आप क्या होंगे, वीक वंडरवाल फोर्स। और जैसे यहाँ पर Cl Br ये सब लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, तो डेल्टा माइनस यहाँ और डेल्टा प्लस यहाँ। इस तरीके से CH3 CH2 Cl, तो डेल्टा माइनस यहाँ और यहाँ पर डेल्टा प्लस यहाँ, तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्स हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से जो एल्किल हैलाइड है उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। लिखिए इसमें ड्यू टू पोलरिटी the dipole dipole and van der Waals force of attraction is stronger in halogen derivatives, is stronger dipole and van der Waals force of attraction is stronger in halogen derivative than their parent hydrocarbon, full stop. So the melting and boiling point of alkyl halides are greater than parent hydrocarbon, ये बना लीजिएगा।
अगला देखिए, सोल्युबिलिटी इन वाटर। हो गया। नेक्स्ट देखिए, सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए, कोई भी दो चीज़ें अगर मिक्स हो रही हैं, मान लो ए के साथ हम बी मिक्स कर रहे हैं, है ना, तो जब ए रहा होगा तब ए के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होंगे, है ना। ए के मॉलिक्यूल के बीच में मान लो 10 यूनिट के फोर्स हैं। जो बी है, अलग बीकर में बी रखा, बी के बीच में भी फोर्सेज हैं। बी के बीच में जो फोर्सेज हैं बी के मॉलिक्यूल के बीच में, वो 8 न्यूटन के फोर्स हैं, 8 यूनिट के फोर्स हैं। अब मैं बी को ए में डाल देता हूं, तो अब जो नए फोर्स हैं वो किन के बीच में क्रिएट होंगे? ए और बी के बीच में क्रिएट होंगे। अगर ए और बी के बीच में क्रिएट होने वाले फोर्सेस अगर 10 से ज़्यादा हुए, उसमें 9 है, उसमें 8 है, 8 था, उसमें 10 है, 10 से ज़्यादा हुए, तो ये चीज़ सिस्टम आसानी से बन जाएगा कि यहाँ पर 10 के फोर्स तोड़े, यहाँ पर 8 के फोर्स तोड़े, बनने वाले फोर्स 12 के बन गए, ठीक है। लेकिन अगर वे फोर्स 8 से भी कम रहे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 10 के फोर्स तोड़ने पड़ रहे, यहाँ पर 8 के फोर्स तोड़ने पड़ रहे, बनने वाले फोर्स 6 के फोर्स हैं, वो चीज़ें सोल्यूबल नहीं होंगी, ठीक है। दैट मीन्स होने ओवरऑल ये है कि दो चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो तो पहले से जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं प्योर फॉर्म में, ए और बी, उनके बीच में खुद फोर्स हैं, और जब नई चीज़ बनाते हो तो एक अगेन नया फोर्स बनता है। नया फोर्स अगर पुराने वालों से वीकर रहा तो चीज़ें मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपके पास वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और जब आप इन्हें मिक्स करते हो तो जो नया इंट्रैक्शन है वो आपका एल्किल हैलाइड और वाटर के बीच में बनता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हालांकि एल्किल हैलाइड पोलर हैं और ये भी पोलर हैं, तो इन जनरल कंसिडरेशन तो ये है लाइक डिजोल्व लाइक के पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका आर एक्स है, आर एक्स का एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, दूसरा आर एक्स का मॉलिक्यूल है आर एक्स, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस है ना। यहाँ पर क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये एक बीकर में जो एल्किल हैलाइड रखा है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे बीकर में वाटर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका HO, वाटर के दो मॉलिक्यूल में क्या होगी आपकी, वाटर के दो मॉलिक्यूल में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही एक स्ट्रॉन्गर रूप है, तो यहाँ पर क्या है, H बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर आपकी क्या होगी, H बॉन्डिंग होगी। अब ये फोर्स आपको तोड़ने हैं और ये फोर्स आपको तोड़ने हैं। आफ्टर मिक्सिंग क्या बनेगा आपका, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, एक RX का मॉलिक्यूल होगा जिसमें आपका डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होगा। इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ आपका वाटर का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वापस से होगी नहीं, तो अगेन डाइपोल डाइपोल फोर्स होंगे, है ना, डाइपोल डाइपोल फोर्स होंगे। सेम ऐसे ही दो ये हैं, दो ये हैं, तो फिर एक और बनाते हैं सेट हम यहाँ पे। एक आपके पास ये होगा, डेल्टा माइनस ये होगा, डेल्टा प्लस ये होगा, और यहाँ पर आपका HO, यहाँ पर अगेन आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर अगेन आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो यहाँ पे कहता है कि कंबाइंड, यहाँ पे जो हम आप फोर्स बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, उनमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और यहाँ पे कम एनर्जी निकलती है। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जैसे यहाँ पर कि 12 जूल का फोर्स लगता है इनको तोड़ने में, ठीक है, और यहाँ पर कंबाइंड आपका लगता है जैसे कि यहाँ पर 10 जूल का फोर्स लगता है इनको तोड़ने में। और फाइनल जब ये सेटअप बनता है
फाइनल जब ये सेटअप बनता है तो यहाँ पर आपका मान लो 9 जूल यहाँ से निकलती है, 9 जूल यहाँ से निकलती है, तो ओवरऑल एनर्जी डिफिशिएंट ये फील करेगा सिस्टम। तो ऐसा होना नहीं चाहेगा, है ना। पीछे के जो फोर्सेज हैं उनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है और जो नए फोर्स बनते हैं उनमें कम एनर्जी निकलती है। इसलिए एल्काइल हैलाइड बीइंग पोलर, एल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक, तो लिखिए इसमें in water even though haloalkanes and haloarenes are polar molecule, in water even though haloalkanes and haloarenes are polar molecules, still they are insoluble in water, still they are insoluble in water, still they are insoluble in water. Chemical reaction of alkyl halide. पहली टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, ये मेनली जो कैटेगरी रिएक्शन देते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन है जो पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह पे हमें होती हुई दिखती है ना। कैसा होती है ये, देखिए एक आपके पास सबस्ट्रेट होता है RL, इसे मैं लिख देता हूँ। एल्काइल हैलाइड हम पढ़ रहे हैं तो L की बजाय यहाँ पर Cl Br ये सब होगा, है ना। ये सबस्ट्रेट है। एक न्यूक्लियोफाइल आता है पीछे से, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल Nu, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पर इस पर अटैक कर, मतलब L एज ए L- यहाँ से निकलता है और Nu यहाँ पर Nu न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर अटैक करता है। फाइनली आपको यहाँ पर RNu ये आपको बना हुआ दिखता है और L- एज ए लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो ये एज ए लीविंग ग्रुप है, ठीक है, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है। और इस रिएक्शन को फिजिबल कराने के लिए यहाँ पर सॉल्वेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे एक सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा रोल है जो इस रिएक्शन को ईज कराता है, मतलब प्रोसीड होने के लिए मतलब जरूरी है यहाँ पर, है ना। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ने के बजाय पहले इन तीनों की जानकारी लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीकर। उसी तरीके से लिविंग ग्रुप की जानकारी लेंगे कि लिविंग ग्रुप ईजी लिविंग ग्रुप है या मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, और सॉल्वेंट की, है ना। तो यहाँ पर हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, है ना। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखा है, द फॉलोइंग 3 फैक्टर, द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 फैक्टर हैं जिनकी पहले हम अच्छे से जानकारी लेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम जीओसी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत एक बेसिक सी जानकारी थी कि ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहाँ पे हम और डीप में पढ़ेंगे कि कब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, कब वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। नेक्स्ट
ये जो लीविंग ग्रुप है, अगर ये जो यहाँ से निकल रहा है ग्रुप अगर निकलना ही ना चाहे तो बेशक आप कैसे ही न्यूक्लियोफाइल ले आई, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाएगी। मतलब लीविंग ग्रुप की भी अपनी निकलने की टेंडेंसी है ना। कोई गद्दी पर कोई राजा बैठा है कि बेशक दूसरा राजा उत्तराधिकारी के मुझे बैठना है, अगर पहला वाला अपनी गद्दी छोड़ ही नहीं रहा तो फिर सरकार नहीं बदल पाएगी, है ना। तो लीविंग ग्रुप कब इजी लीविंग ग्रुप होता है, कब मॉडरेट होता है, कब एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है, इसको भी हमें पढ़ना होगा। कई बार लीविंग ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए रिएक्शन आपकी हो ही नहीं पा रही, है ना। तो लीविंग ग्रुप, और थर्ड यहां पर अभी तक हमने सॉल्वेंट पर इतना कभी फोकस नहीं किया कि फलाना सॉल्वेंट चाहिए या ये चाहिए, लेकिन ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर सॉल्वेंट से रिएक्शन पूरी एक तरीके से चेंज हो सकती है कि आपने अगर ये सॉल्वेंट ले लिया तो रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी, और अगर इसकी जगह दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का रोल हमें समझ में आएगा कि सॉल्वेंट एक्चुअली में क्या क्या कर देता है। तो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन रिएक्शन को डायरेक्ट बस सीधा हमने लिया, रिएक्शन पढ़ी, मैकेनिज्म पढ़ा, उसकी बजाय पहले ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इनकी स्टडी की जाती है, तब जाकर फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो ये नोट डाउन करिए और फिर हम पहले यहाँ पे चलेंगे न्यूक्लियोफाइल पर। चलिए, तो पहली चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पहले भी हमने पढ़ा है। तो अगर क्लास 11 और 12 की बात करें तो क्लास 11 में पहले स्टूडेंट पढ़ता है, फिर ये चैप्टर आता है क्लास 12, फिर क्लास 12 में पढ़ता है ना। तो जब क्लास 11 में, ऐसा मत करो, जब क्लास 11 में पढ़ता है तो क्या डेफिनेशन पढ़ा था टीचर उसको, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पेसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल पे खुद माइनस चार्ज होता है, तो वो और वे पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पे जाकर जुड़ते हैं। ये काफ़ी मतलब एक तरीके से बोले इमेच्योर सी डेफिनेशन है, आधी अधूरी सी डेफिनेशन है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वे माइनस चार्ज होने की वजह से हो, चाहे वे न्यूट्रल की वजह से। जैसे OH माइनस पे, O पे माइनस चार्ज है, उसके पास लोन पेयर है। H2 में माइनस चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के पास फिर भी लोन पेयर है, तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये किसी पर ऐसी जगह पर एक तरीके से अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रोफिलिक है, वहाँ पर जाकर ये जुड़ते हैं और क्या करते हैं, ये एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोई साइट जहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो खाली है, इनके पास लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर को लेकर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बेसिकली होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर का पर्पज है कि जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जा सके। तो लिखिए इसमें थोड़ी सी मैच्योर डेफिनेशन, एन आयन और मॉलिक्यूल, एन आयन और मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोफाइल आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी, एन आयन और मॉलिक्यूल दैट हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मे बी डोनेटेड, दैट मे बी डोनेटेड in forming a covalent bond, in forming a covalent bond are known as nucleophiles,
आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। फुल स्टॉप। कैसे पहचान करेंगे कि कोई चीज़ न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है नहीं कर सकती है? न्यूक्लियोफाइल के पास एक तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो भी होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कहीं पे यूज नहीं हुआ है, अवेलेबल पड़ा है ना। जैसे अमीर आदमी की क्या पहचान है? अमीर आदमी के पास उसका खाना खर्चा सब बढ़िया चल रहा है और बैंक अकाउंट में सरप्लस में पैसे पड़े हैं। और गरीब आदमी की पहचान कि बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हैं, ये है क्या? तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जब चाहे वो यूज कर सकता है किस चीज़ के लिए। तो लिखिए इसमें, इसी में आगे लिखिए, देयरफॉर ए न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी with at least one non-bonding pair of electrons. अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ये। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे देखिए H2O, तो जब भी आप इन्हें बनाएं तो लोन पेयर जरूर बनाएं, H2O। और क्या हो सकता है? ROH। और क्या हो सकता है? ROR। और क्या हो सकता है आपका? NH3। और क्या हो सकता है? RNH2। और क्या हो सकता है? R2NH। और क्या हो सकता है? PH3। ठीक है। और क्या हो सकता है? RCOH। ठीक है, एटसेट्रा। ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। दूसरे क्या हो सकते हैं? एनायनिक। जैसे कि यहाँ पर H2O है, वहीं पर यहाँ पर OH माइनस हो सकता है। ये माइनस का चार्ज O पर रहता है, इसलिए मैंने उधर की साइड में बनाया है OH माइनस। क्या हो सकता है आपका? RO माइनस हो सकता है, RO माइनस हो सकता है यहाँ पर, है ना। NH3 से आपका NH2 माइनस हो सकता है। इस तरीके से RNH माइनस हो सकता है ना। और क्या हो सकते हैं आपके? Cl माइनस हो सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, ठीक है, HS माइनस, HS माइनस, N3 माइनस, RS माइनस, RCOO माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, एटसेट्रा। ये सब न्यूक्लियोफाइल आपके हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं और एनायनिक हो सकते हैं। हो गया।
अगली चीज यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी। NuClUPHILIC, न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल को किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करना है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो बहुत तेजी से अटैक कर सकता है, और कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जो स्लोली अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी न्यूक्लियोफाइल की वो टेंडेंसी है जिसके साथ वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करता है ना। अगर ज़्यादा तेज़ी से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई बोली जाएगी, और स्लो अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी लो बोली जाएगी। और ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है कि कितनी तेज़ी से प्रोसीड हो सकती है ये चीज़, है ना। तो लिखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी of any nucleophile is the tendency due to which it is attracted due to which it is attracted toward electron deficient site. Electron deficient site. Full stop. Nucleophilicity is an kinetic property. Nucleophilicity is an kinetic property. कितनी तेजी से कोई चीज हो सकती है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है।